जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए RSMSSB के लिए पेड बैच भी चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है 10 मिनट का, 100 शब्द प्रति मिनट के। तो अगर आप भी इस पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि किसानों का आंदोलन लंबे समय से जारी है। उसके मुद्दे स्पष्ट हैं, लेकिन सरकार कोई भी ऐसा ठोस कदम उठाने के प्रति उदासीन दिख रही है जो एक समाधान की राह तक पहुंचे। क्या यह साफ तौर पर सरकार के भीतर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव को प्रदर्शित नहीं करता कि वह किसानों की मांग को लेकर इस हद तक अगंभीर दिख रही है कि आंदोलन के एक नेता की सेहत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, उनके जीवन पर खतरा बढ़ता जा रहा है और वह हल के लिए सहमति बनाने के बजाय समस्या की अनदेखी करने में लगी है। सवाल है कि आखिर किन वजहों से वह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानूनी गारंटी पर स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहती है और उसका यह रुख किसके हित में है। गौरतलब है कि एक और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 45 दिनों से अनशन पर हैं और उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। दूसरी ओर इसी मसले पर सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने की वजह से बीते 3 हफ्ते के भीतर 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। यह समझना मुश्किल है कि एक लोकतांत्रिक सरकार इस हद तक उदासीन कैसे हो सकती है कि अपनी समस्याओं की अनदेखी किए जाने की वजह से किसानों के जान देने की खबरें आ रही हैं। वहीं उनके नेता का जीवन भी जोखिम में है। अगर किसानों के संगठित आंदोलन के सामने ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात पैदा हो रहे हैं तो बाकी मसलों के संदर्भ में अंदाजा लगाया जा सकता है। डल्लेवाल के अनशन और उनकी सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है, मगर इसके बावजूद सरकार कोई ऐसी राह तलाशने को लेकर उत्सुक नहीं दिख रही है जिससे किसान आंदोलन की मांगों पर सभी पक्षों के बीच कोई सहमति कायम हो सके और डल्लेवाल अपना अनशन फिलहाल खत्म करें। अगर सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किए जाने के मसले पर ईमानदार है तो वह इस संबंध में कानूनी गारंटी का प्रावधान करने से क्यों हिचक रही है, जबकि खुद एक संसदीय समिति भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की वकालत कर चुकी है। मौजूदा दौर में खेती किसानी के सामने बढ़ती चुनौतियां किसी से छिपी नहीं हैं। बाजार के बदलते ढांचे के बीच किसानों की बढ़ती समस्याओं को दूर करने के मकसद से नीतिगत पहल करना सरकार को जरूरी नहीं लगता। उल्टे जिस तरह की व्यवस्था से किसान अपनी असहमति जताते हैं, भविष्य में उसके घातक परिणाम बताते हैं। सरकार को
उस ओर कदम बढ़ाने में कोई हिचक नहीं होती। पिछली बार किसानों के कई महीने चले आंदोलन के बाद सरकार को विवश होकर विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। तब यह उम्मीद की गई थी कि अब सरकार किसानों के साथ मिल बैठकर इस समस्या पर सहमति के बिंदुओं की तलाश करेगी और कोई ठोस हल उभर कर सामने आएगा। मगर यह अफसोस की बात है कि किसानों को अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और सरकार ने लगातार टाल मटोल का रवैया अख्तियार किया हुआ है। सरकार और किसानों के बीच चल रही यह खींचतान की स्थिति अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सरकार को चाहिए कि वह समय रहते इस समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस पहल करे। विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रपट 2024 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में मध्यम आय जाल की चिंता तथा इससे निकलने के उपाय सुझाती है। आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बावजूद पिछले 37 वर्षों के बाद मात्र 34 देशों को मध्यम आय जाल से बाहर निकलने में कामयाबी मिल सकी है। आज दुनिया भर की लगभग 6 अरब आबादी वाले 108 देश मध्यम आय जाल की जकड़ में हैं, जहां आर्थिक विकास दर अपेक्षाकृत कमजोर है। वहां मंदी बार बार पलटती रही है। बढ़ती वैश्विक भू राजनीतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण तीव्र आर्थिक विकास में दिक्कतें हैं। इसलिए मध्यम आय देशों को विशेष प्रयास करने होंगे। विकसित भारत की संकल्पना के सम्मुख भी मध्यम आय जाल चुनौती है, जिससे भारत को बचना होगा। विश्व बैंक वर्ष 1987 से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के 4 वर्गों उच्च आय, उच्च मध्यम आय, निम्न मध्यम आय और निम्न आय में विभाजन करता रहा है। 37 वर्षों बाद उच्च आय वाले देशों की संख्या 41 से बढ़कर 86 हो गई, जिनकी वैश्विक आबादी तथा जीडीपी में हिस्सेदारी क्रमशः 16 और 60% है। निम्न आय वाले देशों की संख्या 49 से घटकर 26 रह जाने के बाद वैश्विक आबादी तथा जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 9% और 0.6% रह गई। दुनिया की लगभग 3/4 आबादी तथा जीडीपी में 38% हिस्सा रखने वाले मध्यम आय देशों की संख्या 74 से बढ़कर 108 हो गई। मध्य आय देशों में 1970 के दशक से निरंतर प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के 10वें हिस्से से भी कम रही है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 11% तक पहुंचने के बाद व्यवस्थागत दिक्कतों के कारण मध्यम आय जाल में फंस जाती है। निम्न आय देश निवेश को निर्देशित कर तीव्र विकास दर हासिल करते हैं। मध्यम आय अर्थव्यवस्था वाले देशों में बढ़ते ऋण भार, बढ़ता संरक्षणवाद, भू राजनीतिक तनाव, विदेशी व्यापार तथा निवेश में गिरावट जैसे कारण सुस्त आय वृद्धि दर के साथ साथ आर्थिक दुश्वारियां बढ़ा रहे हैं। निजी निवेश के साथ साथ सार्वजनिक निवेश भी घटे हैं। लोक लुभावन वादों वाली सरकारों के सामने आर्थिक गुंजाइशें भी कम हैं। मगर मध्यम आय देश आज भी निवेश बढ़ाने की पुरानी तथा
परंपरागत रणनीतियों पर ही भरोसा बनाए हुए हैं। पूंजी निवेश की विकास रणनीति निम्न आय देशों की अपेक्षा मध्यम आय देशों में कम ही कामयाब है। मध्यम आय देशों में उच्च आय अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है। मध्यम आय जाल से बचने के लिए विश्व विकास रपट 3 कारकों की पहचान करती है: निवेश, आधुनिक तकनीक का प्रसार तथा नवाचार। निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं निवेश प्रेरित नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं को उच्च आय स्तर प्राप्त कर उसे बरकरार रखने एवं आर्थिक संरचनाएं विकसित करने के लिए विकास क्रम के आधार पर उत्तरोत्तर 2 मिश्रित नीति संक्रमणों से गुजरना होगा। स्टॉप।